जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एयरफोर्स के फाइटर जेट से तकनीकी खराबी के कारण एयर स्टोर नीचे गिरा। एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट 27 घंटे से है लापता। जापान भारत को देगा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा कस्टमर यूएस। और अमेरिका की रिवाइज न्यूक्लियर स्ट्रेटजी से चीन परेशान। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल एक्स हैंडल से इस बारे में जानकारी दी गई है कि आज बुधवार को किसी तकनीकी खराबी के कारण पोखरण फायरिंग रेंजेस के पास इंडियन एयरफोर्स के एक फाइटर जेट का एयर स्टोर अनजाने में रिलीज हो गया था और इस इंसिडेंट की जांच के लिए एयरफोर्स की तरफ से इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए और एयरफोर्स की तरफ से ये बताया गया कि इस घटना में कोई भी लाइफ या प्रॉपर्टी का नुकसान नहीं हुआ है। और बाकी आसान शब्दों में आपको समझा देते हैं कि फाइटर जेट के कॉन्टेक्स्ट में जो एयर स्टोर होता है तो वो एयरक्राफ्ट पर माउंट किया जाने वाला कोई भी एक्सटर्नल इक्विपमेंट या एक्सटर्नल लोड को कहा जाता है। और इन एयर स्टोर्स में अलग अलग रेंज के आइटम्स जैसे कि वेपन्स, फ्यूल टैंक, इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स, सेंसर्स, इन सभी को कैरी किया जाता है। और मिशन रिक्वायरमेंट के अनुसार जो फाइटर जेट्स होते हैं वो अलग अलग कॉम्बिनेशन के एयर स्टोर्स को कैरी करते हैं जो कि एयरक्राफ्ट के हार्ड पॉइंट्स पर माउंट होता है। बाकी अब तो आप समझ गए होंगे जो इंसिडेंट हुआ है जिसमें एयरफोर्स के फाइटर जेट से किसी तकनीकी खराबी के कारण एयर स्टोर ड्रॉप हो गया था, तो इसके अंदर क्या कैरी किया जा रहा था तो उसके बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आई। और जैसे कि हमने आपको कहा कि एयर स्टोर के अंदर कई अलग अलग के आइटम्स जैसे कि वेपन्स जिसमें मिसाइल्स, बॉम्ब्स, रॉकेट्स से सभी आते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल टैंक या फिर इलेक्ट्रॉनिक पॉड्स और सेंसर्स को भी कैरी किया जाता है। भारत की एक प्राइवेट फर्म जिसका नाम है अल्केमिस्ट एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, तो उनका एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट लगभग 27 घंटे से लापता है। इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में 2 पायलट सवार थे जिसने कल जमशेदपुर के सुनारी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी, लेकिन उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही ये लापता हो गया था। और फिलहाल अभी तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट के क्रैश होकर पूर्वी सिंहभूम के चांडिल डैम में गिरने की आशंका जताई जा रही है और इसलिए उस डैम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है और इस सर्च ऑपरेशन में एनडीआरएफ टीम की मदद भी ली गई है। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन नेवी के लिए क्रिटिकल मरीन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के स्वदेशीकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इंडियन नेवी ने बीईएमएल लिमिटेड के साथ एक एमओयू साइन किया है और इस बायलैटरल कोऑपरेशन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के तहत इंडियन नेवी के लिए क्रिटिकल मरीन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स के स्वदेशी डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और प्रोडक्ट सपोर्ट पर अलग अलग इनिशिएटिव्स शुरू किए जाएंगे। दिल्ली में भारत और जापान के बीच आयोजित किए गए तीसरे 2+2 डायलॉग की ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आ चुकी है और इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के कुछ मुख्य हिस्से हम आपको पढ़कर बताने वाले हैं कि इस मीटिंग में दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स और रोबोटिक्स वाले क्षेत्र में भारत और जापान के कॉपरेशन के सफलतापूर्वक कंप्लीट होने की सराहना की है। इसके अलावा इंडियन नेवी की वॉरशिप्स के लिए जापान के अत्याधुनिक यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन एंटीनास और उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज के ट्रांसफर के लिए उसके प्रोग्रेस की सराहना की गई है और इस बात की भी सहमति बनी है कि इस डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि इस स्टेटमेंट से यह भी क्लियर हुआ है कि भारत और जापान शिप्स के मेंटेनेंस वाले क्षेत्र में भी भविष्य के कॉपरेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं और जिसके तहत भविष्य में जापानीज नेवी की जो वेसल्स हैं तो उनकी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का कार्य भारत में ही हो सकेगा। इस ऑफिशियल स्टेटमेंट में भारत और जापान ने 26/11 मुंबई हमला, पठानकोट हमला और ऐसे अन्य हमलों की जो साजिशकर्ता हैं और जो उसके अपराधी हैं उनको न्याय के कटघरे में लाने की बात कही है। और साथ ही साथ यूएन द्वारा लिस्टेड जितने भी आतंकी संगठन हैं जैसे कि अलकायदा, आईसिस, लश्कर, जैश, तो इन सभी के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शंस पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा ये भी कंफर्म हुआ है कि तरंग शक्ति के फेज 2 में जापान अपने फाइटर जेट्स को भारत भेजेगा। इसके अलावा भारत और जापान ने इस बात का भी निर्णय लिया है कि वे 2008 के जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कॉपरेशन को रिन्यू और अपडेट करेंगे और जो रिवाइज डिक्लेरेशन है वो संभावित रूप से भारतीय प्रधानमंत्री की जापान की अपकमिंग विजिट के दौरान अनवील किया जा सकता है। और भारत और जापान अपने बीच के सिक्योरिटी और डिफेंस कॉपरेशन को एक्सपेंड करने की सभी संभावनाओं को डिस्कस कर रहे हैं और इतना ही नहीं बल्कि दोनों देश अपने बीच के जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को भी एक्सपेंड करेंगे। बाकी इसके अलावा भारतीय रक्षा मंत्री की यूएस के ऑफिशियल विजिट को लेकर फाइनल डेट्स रक्षा मंत्रालय की तरफ से अनाउंस हो चुकी हैं और वो है 23 अगस्त से 26 अगस्त। बाकी जैसे कि पहले के अपडेट्स में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि भारतीय रक्षा मंत्री की इस यूएस विजिट के दौरान मल्टीपल लेवल पर डिफेंस एंगेजमेंट्स को डिस्कस किया जाने वाला है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 10 वर्षों में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है तो उसमें 30 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है और जबकि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट और इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट ने इस एक्सपोर्ट को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वर्तमान समय में जो भारत है वो दुनिया भर के 90 से अधिक देशों को डिफेंस आइटम्स सप्लाई कर रहा है। हालांकि भारत किन देशों को और कौन कौन से डिफेंस आइटम्स एक्सपोर्ट कर रहा है तो उनके नाम का खुलासा तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से नहीं किया गया है,
लेकिन इस मामले पर द प्रिंट की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और डिप्लोमेटिक सर्कल्स के मल्टीपल सोर्सेज के हवाले से बताया है कि भारत स्नाइपर राइफल्स जैसे स्मॉल आर्म्स, स्पेशलाइज्ड साइट सिस्टम्स, एम्यूनिशन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, लाइट वेट टॉर्पीडोज, सिमुलेटर्स, ड्रोन्स और फास्ट अटैक वेसल्स, तो इस तरह के कुछ मेजर आइटम्स भी एक्सपोर्ट कर रहा है। और जबकि द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो म्यांमार है वो परंपरागत रूप से भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए एक सबसे बड़ी डेस्टिनेशन के तौर पर रहा है, जिसमें मुख्य रूप से म्यांमार को भारत के फ्यूजेस और एम्यूनिशन एक्सपोर्ट किए गए। और जबकि हाल ही के वर्षों में भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए इजराइल और आर्मीनिया जैसी कंट्रीज भी एक महत्वपूर्ण खरीदार के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। और इजराइल द्वारा भारत से जिन डिफेंस आइटम्स को इंपोर्ट किया जा रहा है उसमें कुछ खास तरह के साइट सिस्टम्स और भारत में उनके सब्सिडरी द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए स्मॉल आर्म्स, एम्यूनिशन, ड्रोन स्ट्रक्चर्स और ऐसी अन्य पार्ट्स शामिल हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखने को मिली है कि भारत के डिफेंस आइटम्स का जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो यूएस है, जो कि भारत के टोटल डिफेंस एक्सपोर्ट का लगभग 50% तक का हिस्सा इंपोर्ट करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं वो मुख्य रूप से अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क को बनाए रखने के लिए भारत से एनुअली बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सिस्टम्स, सब सिस्टम्स और पार्ट्स को इंपोर्ट कर रही है, और जो कि उनके ऑफसेट कमिटमेंट्स का भी हिस्सा है। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि भारत का जो उद्देश्य है वो एक कंप्लीट डिफेंस सिस्टम के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरने के साथ साथ बड़े प्लेयर्स के लिए एक ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनना भी है। और यही वजह है कि अमेरिका, फ्रांस, ये सभी देश भी भारत से बहुत सारे डिफेंस आइटम सोर्स कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि रिपोर्ट में बताया गया है कि अलग अलग वैरायटी के रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स और ऐसी अन्य म्यूनिशंस और एम्यूनिशंस को एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत इस रेस में बढ़त बनाए हुए है। हालांकि ये सारे आइटम्स एग्जैक्टली कहां एक्सपोर्ट किए गए तो उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया। अभी हाल ही में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने सागर डिफेंस इंजीनियरिंग द्वारा आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत विकसित किए जा रहे कई अलग अलग अत्याधुनिक प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करी है, जिसमें ऑटोनॉमस अंडर वाटर वेसल से लेकर ऑटोनॉमस वेपनाइज्ड बोट स्वार्म जैसी परियोजनाएं भी शामिल हैं। और इस विजिट के दौरान नेवी चीफ ने इन सभी इनोवेशंस की कैपेबिलिटीज को एग्जामिन किया था और इस बात पर भी जोर दिया कि ये एडवांस टेक्नोलॉजीज किस तरह से नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ नेवी को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा एक रिपोर्ट ये सामने आई है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इस वर्ष एक क्लासिफाइड न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान को अप्रूव किया था, और अब इसी को लेकर मंगलवार को व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि यूएस का जो एक क्लासिफाइड न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान है तो वो किसी एक सिंगल कंट्री या थ्रेट के रिस्पॉन्स के तौर पर नहीं है। और व्हाइट हाउस की तरफ से भी ये स्टेटमेंट खास तौर पर इसलिए आई है क्योंकि इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि अमेरिका ने पहली बार चीन के बढ़ते हुए न्यूक्लियर आर्सेनल को ध्यान में रखते हुए अपनी इस डेटरेंस स्ट्रेटेजी को फिर से तैयार किया है। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहें तो इस रिपोर्ट में एक तरह से कहने का प्रयास किया गया था कि अमेरिका की जो नई क्लासिफाइड न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान है वो खास तौर पर चीन को फोकस में रखकर तैयार की गई है। और जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि व्हाइट हाउस ने कभी भी अनाउंस नहीं किया कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस रिवाइज स्ट्रेटेजी को अप्रूव कर दिया है, जिसका टाइटल था न्यूक्लियर एम्प्लॉयमेंट गाइडेंस। और जबकि इसी रिपोर्ट पर चीन की तरफ से भी प्रतिक्रिया देखने को मिली है, जिसमें चीन ने उन सभी रिपोर्ट्स पर एक गंभीर चिंता व्यक्त करी है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने चीन के रैपिड एक्सपेंशन को फोकस करते हुए अपनी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक प्लान को अप्रूव किया। बाकी एक अपडेट यह है जिसमें साफ ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि अगर इंडियन एयरफोर्स के MMRCA 2.2 डील में उनके ग्रिपन फाइटर को चुना जाता है तो साफ ग्रुप अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ा के हर साल भारत को 20 से 25 फाइटर जेट्स डिलीवर करने के लिए तैयार है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1990 में बे ऑफ बंगाल में INS अंडमान के साथ हुई दुर्घटना में हमारे 15 वीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन सन 2000 में एक IED ब्लास्ट में ब्रिगेडियर BS शेरगिल, कर्नल RS चौहान और सिग्नल मैन जोश ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि प्रोजेक्ट सी बर्ड कहाँ पर चल रहा है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और बाकी अगर आपको मिलिट्री से संबंधित और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी है तो आज ही डाउनलोड करें डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्दी मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए